हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा नया चैप्टर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली बेटा ये कोई नया चैप्टर नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी को अब एक जगह क्लब कर दिया गया है कि अब इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाएगा। यानी बेसिक कंसेप्ट की जो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम सीखना है एसएससी की, आज वो दिन है कि जो कुछ आपने सीखा है उसे अप्लाई करके दिखाइए। यानी बेसिकली इस चैप्टर में आपको करना क्या है, अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है जो आपने सीखा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारा जो जो हमने सीखा। हमने टोटल इनकम को कंप्यूट करना सीखा था बेटा, कैसे? डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, सबसे पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन किया करते थे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर 5 हेड्स, जो भी इनकम आई है एसएससी की उसे क्लासीफाई कर दिया करते थे 5 हेड्स ऑफ इनकम में, जिसमें नंबर 1 हुआ करती थी हमारी सैलरीज, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड कैटेगरी आती थी बेटा पीजीबीपी की, फोर्थ कैपिटल गेन्स, और फिफ्थ हमारे हुआ करते थे रेजिडुअल इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसे करने के बाद डिडक्शन या कोई एग्जम्पशन है अगर हेड के अंदर तो वो हम प्रोवाइड करा दिया करते थे। उसे प्रोवाइड कराने के बाद फिर अप्लाई हम करते थे क्लबिंग प्रोविजंस, अप्लाई द क्लबिंग प्रोविजन। नेक्स्ट जो हम किया करते थे बेटा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एज पर द प्रोविजन जो हमने पढ़े थे बेटा। उसके बाद जो इनकम कंप्यूट होके आती थी एसएससी की वो कहलाती थी ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद हमने क्या किया था बेटा, डिडक्शन की थी अंडर चैप्टर 6 से। ग्रॉस टोटल इनकम में से जब डिडक्शन रिड्यूस कर दी जाती है तो क्या बचती है एसएससी की? टोटल इनकम। अब ये जितना भी फ्लो चार्ट बना बेटा, अब इसकी एप्लीकेशन हमें इस चैप्टर में करनी है बेसिकली, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट और है इस चैप्टर में जो मुझे आपको कराना है, साइड बाय साइड हम रिवाइज भी करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास व्हाट्सएप पे क्वेरीज आई हैं, उन क्वेरीज को भी हम इस चैप्टर में रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा आते हैं नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम को बेटा अभी हमने समझा कि क्या होता है टोटल इनकम, बेसिकली वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज अराइव्ड एट आफ्टर मेकिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A फ्रॉम जीटीआई। जीटीआई से डिडक्शन लेस कर देने के बाद जो इनकम बचती है वो क्या कहलाती है? हमारी टोटल इनकम। उससे पहले क्लबिंग के प्रोविजन, सेट ऑफ के प्रोविजन या क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर हेड, इनकम टू बी कंसिडर व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये बात कर रहे हैं बेटा कौन सी इनकम है जो कंप्यूट यानी जिसे कंसिडर किया जाएगा इनकम कंप्यूट करते समय। दो कॉलम यहाँ पर बने हुए हैं बेटा। फर्स्ट वन इज कैपेसिटी, कौन सी कैपेसिटी में इनकम अर्न कर रहा है इंडिविजुअल। दूसरा वो बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होगा उस इनकम का। नंबर 1, इन हिज पर्सनल कैपेसिटी अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम। पर्सनल कैपेसिटी में इनकम अर्न की है, 5 हेड्स ऑफ इनकम में अर्न की है, तो डिफरेंट हेड्स में जो है उसकी इनकम क्लासीफाई कर दी जाएगी। सपोज सैलरी में रिसीव कर रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस या प्रोफेशन है तो पीजीबीपी में चला जाएगा, और अगर कोई कैपिटल गेन अराइज हो रहा है तो वो कैपिटल गेन हेड में चला जाएगा। इसके अलावा अगर 4 हेड्स में कोई भी इनकम नहीं क्लासीफाई होती तो बेटा वो 5th हेड में चली जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। अब इंडिविजुअल क्या है बेटा? एज ए पार्टनर है। फर्स्ट कैपेसिटी थी उसकी पर्सनल कैपेसिटी, अब है वो पार्टनर एज ए फर्म। सेकंड कैटेगरी में डिफाइन करते हैं कि अगर इंडिविजुअल एक पार्टनर है फर्म का तो उस केस में क्या होगा। नंबर 1, सैलरी, बोनस एटसेट्रा अगर वो रिसीव करता है बेटा वो टैक्सेबल हो जाएगी उसके बिजनेस हेड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन्स टू फर्म वो टैक्सेबल हो जाएगी बेटा फिर से बिजनेस इनकम में एज ए पार्टनर। साथ ही यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड क्लोज में कौन सी इनकम टैक्सेबल हो रही है? वो इनकम टैक्सेबल होगी जिनकी डिडक्शन फर्म को मिल जाया करती थी 40B में, ठीक है बेटा। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म इज एग्जेम्प्ट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कैपिटल ए में। जो प्रॉफिट का शेयर हुआ करता है पार्टनर का फर्म में वो बेटा एग्जेम्प्ट हो जाया करता है। नेक्स्ट, एज ए मेंबर ऑफ HUF, अब इंडिविजुअल कौन है? एज ए मेंबर ऑफ HUF, तो उस केस में शेयर ऑफ इनकम ऑफ HUF याद करिए बेटा वो एग्जेम्प्ट हो जाया करता था सेक्शन 10 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। इनकम फ्रॉम एन इम्पार्शियबल एस्टेट ऑफ HUF, जो इम्पार्शियबल एस्टेट हुआ करता था HUF का वो टैक्सेबल हो जाया करता था इन द हैंड्स ऑफ होल्डर ऑफ स्टेट हु इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द HUF।
नेक्स्ट, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है कोई, उसे जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया, यानी एचयूएफ की प्रॉपर्टी बना दी गई, तो उस केस में जो इनकम है वो भी इंडिविजुअल के हैंड में टैक्सेबल हुआ करती थी बेटा। इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। अब बात करते हैं बेटे क्लबिंग के प्रोविजन की। ट्रांसफर इज इनकम वेयर देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। जहां पे बेटा ट्रांसफर नहीं किया जा रहा एसेट का, सिर्फ इनकम का ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उस केस में इंडिविजुअल के हैंड में वो क्लब हुआ करती थी। नेक्स्ट, इनकम अराइजिंग टू ट्रांसफर फ्रॉम ए रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर होता है असेट का, तो उस केस में जो इनकम अराइज होगी असेट से वो भी टैक्सेबल होगी इंडिविजुअल के हैंड में। नेक्स्ट, इनकम ऑफ स्पाउस एज मेंशन इन सेक्शन 64(1), जो स्पाउस की इनकम हुआ करती थी 64(1) वाली, तो उस एसेट से होने वाली इनकम वो कहाँ जाएगी बेटा? ट्रांसफरर के हैंड में। इनकम फ्रॉम एसेट transferred otherwise than for adequate consideration to son's wife or to any person for the benefit of son's wife। इन केस जो बेटा असेट ट्रांसफर की जाती थी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में सन्स वाइफ को, तो उससे होने वाली जो इनकम है वो भी ट्रांसफरर के हैंड में टैक्सेबल हुआ करती थी। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड एज मेंशन इन सेक्शन 64(1) कैपिटल ए, माइनर चाइल्ड की इनकम वो भी बेटा पेरेंट की इनकम में टैक्सेबल हुआ करती थी जिसकी इनकम ज़्यादा है, विदाउट कंसिडरिंग द माइनर इनकम। साथ ही हमने एक प्रोविजन और पढ़ा था इसके रिगार्डिंग, अगर माइनर का कोई टैलेंट है, स्पेशल स्किल्स है, वो यूज़ हो रही है, तो वो माइनर के हैंड में इनकम टैक्सेबल हुआ करती थी। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। बेसिकली इसमें जो प्रोविजन है जो अभी हमने डिस्कस किए बेटा, उन्हीं को रिपीट किया गया है। देखिए, स्टेप 1 डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, अभी जो हमने डिस्कस किया वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। स्टेप 1 में हम डिटरमाइन करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, स्टेप 2 में हम क्लासीफाई करेंगे, स्टेप 3 में हम कंप्यूट करेंगे इनकम अंडर ईच हेड और उसमें जो डिडक्शन है एग्जाम्पशन प्रोवाइड कराएंगे। स्टेप 4 में क्लबिंग के प्रोविजन होंगे। स्टेप 5 में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होंगे जिसमें इंटर हेड भी होगा, इंटर सोर्स भी होगा, फिर कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन। स्टेप 6 बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम की। ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6 से की डिडक्शन हम रिड्यूस कर दिया करते थे, तो हमारी टोटल इनकम आ जाया करती थी। जब टोटल इनकम आ जाएगी बेटा, तो उस पर हम क्या लगाएंगे? अब लगाएंगे हम इनकम टैक्स, जहां पर हमारे स्लैब रेट काम करेंगे। 3 तरह के स्लैब रेट हुआ करते थे हमारे। वो असेसी जिनकी एज 60 ईयर से कम है उन पर बेटा 2,50,000 वाला स्लैब लगता था, अप टू 2,50,000 नील हो जाया करती थी इनकम। जिनकी एज 60 या 60 से ज़्यादा है लेकिन 80 से कम है, तो उस केस में बेटा 3 लाख वाली स्लैब लगा करती थी, अप टू 3 लाख इनकम नील। और जिनकी एज 80 या 80 ईयर से ज़्यादा है उस केस में बेटा 5 लाख वाली स्लैब लगा करती थी कि अप टू 5 लाख इनकम नील है। साथ ही हमने एक बात और समझी थी कि जो असेसी जिनकी एज 60 या 60 ईयर से ज़्यादा है बट 80 ईयर से कम है उन्हें बोला जाता है सीनियर सिटीजन, और जिनकी एज 80 या 80 ईयर से ज़्यादा है उन्हें बोला जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है बेटा, जब टैक्स कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद बारी आया करती थी बेटा रिबेट की और सरचार्ज की। याद करिए बेसिक कंसेप्ट की क्लास। रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए जो बात करता था एक रेजिडेंट इंडिविजुअल की अगर उसकी इनकम अप टू 5 लाख है तो बेटा उसे रिबेट मिल जाया करती थी 12,500 और एक्चुअल टैक्स पेबल विच एवर इज लेस। और साथ ही जैसी इनकम 50 लाख से एक्सीड हो जाएगी तो सरचार्ज के प्रोविजन लग जाया करते थे। वो हो गया बेटा हमारा स्टेप 10। उसके बाद बेटा सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस लगा करता था, वो हो गया हमारा स्टेप 11। और स्टेप 12 जो है बेटा ये हमें सीखना है। इन 11 स्टेप्स को हम पढ़ चुके हैं लेकिन आज प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे ताकि हमें ध्यान आ जाए कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, स्टेप 12 जो है वो बात करता है AMT की। अब ये AMT क्या होता है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इसे बोला जाता है बेटा। ये जो कंसेप्ट है ये अप्लाई होता है उन पर्सन्स पर जो कंपनी नहीं है, यानी वो असेसी जो कि कंपनी नहीं है, अदर देन कंपनी क्या है? फर्म है, इंडिविजुअल है, AOP है, BOI है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन पर ये एप्लीकेबल हुआ करता है। ठीक है, प्रोविजन क्या बात करते हैं इसके कि इन केस असेसी ने कोई डिडक्शन क्लेम की है अंडर चैप्टर 6A हेडिंग C 80IA 80IAB 80IB IC एटसेट्रा, वो सारी हेडिंग C की एग्जाम्पशन थी, हमने बात की थी। प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस भी इन्हें बोला जाता है। या असेसी ने क्लेम की हो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA या असेसी ने क्लेम की हो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। इन 3 टाइप की कैटेगरी में अगर असेसी ने डिडक्शन क्लेम की है तो बेटा उस पर AMT के प्रोविजन लग जाएंगे। अगर असेसी की एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा है
तभी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अगर एसएससी की एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा नहीं है तो भले उसने डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हेडिंग सी वाली ले रखी हो या 10AA की ले रखी हो या बेटा 35AD वाली ले रखी हो, तो प्रोविजन एएमटी के एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक बात का ध्यान रखना बेटा, वैसे हेडिंग सी की जो डिडक्शन है फाइनल का पार्ट है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पर भी 3 डिडक्शन जो हैं वो आती हैं, 80JJAA, 80RRB और 80QQB। अब क्वेश्चन जो रेज होता है यहाँ पर वो ये होता है कि सर ये एडजस्टेड टोटल इनकम है क्या? तो समझिए बेटा, एडजस्टेड टोटल इनकम बेसिकली है क्या। आइए, एडजस्टेड टोटल इनकम वुड मीन द टोटल इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू चैप्टर 12BA एज इंक्रीज्ड बाय। ये चैप्टर 12BA कौन से बेटा? ये एएमटी के प्रोविजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कैसे समझेंगे इसे बेटा? मैं आपको बताता हूं कि आप इसे रीड कैसे करिए। एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब है द टोटल इनकम एज इंक्रीज्ड बाय, यानी टोटल इनकम में ऐड कर दीजिए क्या? नंबर 1, डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10AA, डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35AD, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग सी। ठीक है, ये 3 चीज क्लियर हो गई। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान देना, जब भी 35AD की डिडक्शन आएगी तो बेटा यहाँ पर एक नोशनल डेप्रिसिएशन जो है वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी 3 आइटम तो हो गई ऐड करने वाली, एक हो गई लेस करने वाली। नोशनल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ सर? हम ये मानेंगे कि अगर एसएससी 35AD ना लेता तो वो उस असेट पर जिसके अगेंस्ट 35AD ले रहा है उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करता, तो वो डेप्रिसिएशन जो है हम नोशनल डेप्रिसिएशन एक तरीके से इसमें रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम क्या बनी बेटा? एडजस्टेड टोटल इनकम बनी टोटल इनकम एसएससी की और उसमें ऐड होंगी 3 आइटम प्लस नंबर 1 डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, ठीक है बेटा, प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD प्लस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A हेडिंग सी। ठीक है बेटा, ये 3 आइटम तो बेटा ऐड कर दीजिए, माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन। जो नोशनल डेप्रिसिएशन है वो रिड्यूस किए जाएंगे कौन सी एसेट पर? जो 35AD में क्लेम की है एसएससी ने। ठीक है, ये हो गई बेटा हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, इतना समझ आ गया बेटा। चलिए अब आगे की बात समझो। एएमटी में जो टैक्स लगता है एसएससी पर वो लगता है बेटा 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो हमने तो पढ़ा था कि सर नॉर्मल प्रोविजन में सरचार्ज भी लगता है, एजुकेशन सेस भी लगता है, तो क्या यहाँ पर भी एजुकेशन सेस या सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस, लगेगा बेटा। इनकेस इनकम एक्सीड करती है, सपोज एक इंडिविजुअल है, उनकी इनकम 50 लाख से एक्सीड करती है, तो वहाँ पर सरचार्ज के प्रोविजन अट्रैक्ट हुआ करते थे, तो इस केस में भी फिर सरचार्ज के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। वहाँ पर हम देखिए एएमटी और नॉर्मल टैक्सेशन में डिफरेंस क्या है, वहाँ पर हम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगाएंगे इंडिविजुअल के केस में, लेकिन यहाँ पर हम फ्लैट रेट लगा देंगे 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर एडजस्टेड टोटल इनकम फिर अट्रैक्ट करती है सरचार्ज के प्रोविजन तो सरचार्ज भी लगेगा, और लास्ट में जो है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी लगेगा 4% का। ठीक है बेटा, ये बातें ध्यान रखना। सिर्फ रेट का डिफरेंस है, वहाँ पे स्लैब रेट है। अगर इंडिविजुअल का केस है तो बेटा स्लैब रेट है, और अगर इंडिविजुअल नहीं है जैसे फॉर्म है तो वहाँ पे फ्लैट 30% रेट लगा करता था नॉर्मल टैक्सेशन में। यहाँ पर एडजस्टेड टोटल इनकम पर 18.5% लगेगा, और सरचार्ज अगर अट्रैक्ट करते हैं तो सरचार्ज लगेगा, उसके बाद सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जहां पर एएमटी एप्लीकेबल होता है उस केस में सिर्फ एएमटी के अकॉर्डिंग टैक्स दिया जाता है? नो बेटा, आंसर इज नो। देखिए बेटा, जिस एसएससी पर एएमटी एप्लीकेबल होता है वहां पर फिर 2 तरीके से टैक्स कंप्यूट किया जाता है। एक, पहले तो आप कंप्यूट करेंगे उस एसएससी का नॉर्मल टैक्स, उसके बाद फिर आप कंप्यूट करेंगे उसका एएमटी के अकॉर्डिंग टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होगा वो ये होगा कि सर कौन से वाला टैक्स देंगे, एएमटी वाला टैक्स दे या नॉर्मल टैक्स दे? तो बेटा विच एवर इज हायर। चलिए इतना समझ आ गया आपको। एक छोटा सा प्रोविजन और समझिए बेटा, एएमटी क्रेडिट का। अब ये क्या होता है सर? तो समझिए बेटा एएमटी क्रेडिट है क्या। सेक्शन 115 JD इसके बारे में डिफाइन करता है बेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा,
कि जहां पर भी एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे वहां पर दो बार कंप्यूट किया जाएगा टैक्स। एक तो होगा बेटा नॉर्मल टैक्सेशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, नॉर्मल टैक्सेशन, और दूसरा जो होगा वो होगा एएमटी के अकॉर्डिंग, जहां पर एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट की जाएगी और उसका 18.5% टैक्स दिया जाएगा, ठीक है। तो एएमटी क्रेडिट क्या होता है बेटा, देखिए सपोज ईयर 1 की हम बात करें, नॉर्मल टैक्सेशन जो कंप्यूट किया असेसी ने वो आया बेटा 3 लाख, ठीक है, और एएमटी जब उसने कंप्यूट किया तो वो आया 4 लाख। गवर्नमेंट का वो कितनी अमाउंट पे करेगा, 4 लाख की करेगा, विच एवर इज हाइयर, ठीक है। अब इस केस में असेसी ने बेटा एक्स्ट्रा टैक्स कितना पे किया, 1 लाख का एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया, ठीक है। ईयर 2 की बात करें, ईयर 2 में जो है नॉर्मल टैक्सेशन हुआ बेटा वो हुआ 4 लाख और एएमटी हो गया बेटा 6 लाख। अब फिर असेसी को बेटा 2 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ गए। ऐसे करते करते हाहाकार मच गया बेटा, जितने भी असेसी थे सब परेशान हो गए कि ये क्या है, काम धंधा करना यहाँ तो बिल्कुल बेकार हो गया, कुछ भी हम नहीं कर सकते, टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है गवर्नमेंट, एक्स्ट्रा टैक्स वसूले जा रही है। तो ये जो हाहाकार है इंडस्ट्री का, ये हाहाकार फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचा और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दीन दुखियारे बिजनेसमैन के लिए एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा समझिए, बैठिए, ठंडा पानी पीजिए पहले और उसके बाद प्रोविजन को समझिए। आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं हमें ईयर 1 में, नेक्स्ट ईयर में आप 2 लाख एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जितनी भी अमाउंट आप हमें एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम आपको इसका दे देते हैं क्रेडिट। अब ये क्रेडिट क्या हुआ, जब भी आपका नॉर्मल टैक्सेशन एक्सीड करेगा एएमटी को तो आप इस अमाउंट का क्रेडिट ले लेना। यानी जब भी नॉर्मल टैक्सेशन में टैक्स ज़्यादा पे किया जाएगा, ऑलरेडी जितनी अमाउंट आपने एक्स्ट्रा पे कर रखी है उसे रिड्यूस कर दीजिए। समझ आया बेटा प्रोविजन। सपोज बात करें ईयर 3 की, ईयर 3 में सपोज 6 लाख का टैक्स पे करता है नॉर्मल टैक्सेशन में असेसी और एएमटी जो है वो है बेटा 4 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है असेसी, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था उसे, जब भी आपका नॉर्मल टैक्स एएमटी से ज़्यादा होगा तो जितना आपने पहले एक्सेस पे किया था उसका क्रेडिट ले लेना। तो 1 लाख रुपीज़ तो यहाँ से घटाएगा असेसी, वो एक्स्ट्रा पे कर चुका है पहले ही ऑलरेडी, और 1 लाख इसमें से घटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना फिर टैक्स देगा वो, टोटल बेटा 4 लाख का टैक्स देगा, ठीक है। लेकिन ये जो क्रेडिट के प्रोविजन है ये कब तक ले सकता है असेसी, क्या पूरी उम्र तक ले सकता है जब तक बिजनेस चलेगा? आंसर इज नो। ये प्रोविजन जो एप्लीकेबल होंगे एसएससी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ होंगे 15 ईयर्स के लिए, ठीक है। समझ आ गया ईएमटी क्रेडिट का प्रोविजन। चलिए इतना हो गया। अब आते हैं स्टेप 13। स्टेप 13 बात करता है बेटा क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस। ये हमारा प्रोविजन अभी बचा हुआ है, इसे हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टैक्स पेबल, टैक्स रिफंडेबल, ये सारी बातें मैं वहीं समझाऊंगा आपको। चलिए बेटा, आप कुछ क्वेरी हैं आपकी, उन्हें कर लेते हैं। सबसे पहली क्वेरी आती है राधिका वार्ष्णे। सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर फ्रीकम क्लासेज एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टार्टिंग सच वंडरफुल क्लासेज। ओके, थैंक यू राधिका। क्वेश्चन आपने जो पूछा है वो आप पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक बार वो बता दीजिए। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या। डॉक्टर निरंजना, a resident individual age 60 years, is running a clinic. Her income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 is as under. उनका बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। मेडिकल कंज्यूम्ड, स्टाफ सैलरी, क्लिनिक कंज्यूमेबल, रेंट पेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35, ये सभी खर्चे दिए हुए हैं। इधर इनकम है, कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस, इनकम टैक्स रिफंड, प्रिंसिपल 5000 है जिसमें इंटरेस्ट 450 है, डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, विनिंग फ्रॉम गेम शोज ऑन टीवी, नेट ऑफ टीडीएस ऑफ 15000 और रेंट इनकम है बेटा 27000। प्रॉफिट जो आ रहा है निरंजना जी का वो आ रहा है बेटा 4,40,400, ठीक है। एडजस्टमेंट की बात करते हैं। रेंट पेड इंक्लूड्स ₹30,000 पेड बाय चेक टुवर्ड्स रेंट फॉर हर रेजिडेंशियल हाउस इन सूरत। रेंट जो पे कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर दिखाया निरंजना जी ने 90,000 का, उसमें 30,000 रुपीज़ जो है बेटा वो किसके हैं, उनका रेजिडेंशियल हाउस है सूरत में, उसके लिए वो रेंट पे कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट, क्लिनिकल इक्विपमेंट्स आर
ओपनिंग WDV दी हुई क्लिनिक इक्विपमेंट्स की 5 लाख की ओपनिंग WDV। और 7 दिसंबर 2019 को उन्होंने चेक के थ्रू एक्वायर किए इक्विपमेंट्स 2 लाख के। चलिए नेक्स्ट, रेंट रिसीव रिलेट्स टू प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट सूरत, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 27,000, म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 2,000 पेड इन December 19 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब देखिए, जो सूरत वाली रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी निरंजना जी की, उन्होंने बेटा वो रेंट पर दे दी, और उससे जो रेंट आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, उससे रेंट आ रहा है बेटा 27,000 दिया हुआ रेंट रिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं कि जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं वो 2,000 है, GAV उस हाउस की है 27,000, और December 19 में ये म्युनिसिपल टैक्स पे किए हैं निरंजना जी ने। चलिए ये भी समझ आ गया। शी रिसीव्ड सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ फ्रॉम फुल क्योर हॉस्पिटल विच हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस। जो कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस हैं इसमें 7,500 पर मंथ इंक्लूड नहीं किए गए हैं। ओके, डॉक्टर निरंजना availed a loan of 5,50,000 from a bank for higher education of her daughter। उनकी एक लड़की भी है और उनकी हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने 5,50,000 का लोन लिया हुआ है। शी रीपेड प्रिंसिपल ऑफ 1 लाख एंड इंटरेस्ट देयर ऑन 55,000 ड्यूरिंग द ईयर 1920। प्रिंसिपल 1 लाख और इंटरेस्ट 55,000 का उन्होंने पे कर दिया है ड्यूरिंग द ईयर 1920 में। नेक्स्ट, शी पेड ₹1 लाख एज ट्यूशन फीस। उन्होंने निरंजना जी ने 1 लाख भी पे किए हैं ट्यूशन फीस के, जो किस नेचर की नहीं है, डेवलपमेंट फीस नहीं है, डोनेशन भी नहीं है। टू द यूनिवर्सिटी फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ हर डॉटर, अपनी डॉटर के लिए उन्होंने ये ट्यूशन फी पे की है यूनिवर्सिटी के लिए। An amount of 28,000 has also been paid by check on 27th March 2020 for her medical insurance premium। निरंजना जी ने बेटा अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किया है 28,000 का, और चेक के थ्रू पे किया है 27 मार्च 2020 को। फ्रॉम द अबव कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर श्रीमती निरंजना फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। 2020-21 असेसमेंट ईयर के लिए निरंजना जी की इनकम कंप्यूट करिए। एक बात जरा यहाँ पर ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन में कितनी तरह की इनकम के बारे में बात बताई गई है, जरा ध्यान दें। 5 हेड होते हैं बेटा, जरा पांचों हेडों को एक बार देखो, आते हैं क्या। सैलरी इनकम है, आंसर इज यस। रिसीव्ड सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ, यानी सैलरी हेड में भी इनकम रिसीव करिए निरंजना जी। ओके, हाउस प्रॉपर्टी का भी जिक्र आया था क्वेश्चन में, रेंट रिसीव्ड रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी भी है बेटा उनकी। थर्ड कौन सा आता है बेटा, PGBP। PGBP का तो वो दिखाई रही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपना। 3 हेड में इनकम हो गई। फोर्थ कैपिटल गेन्स है कोई, नो, कोई भी कैपिटल गेन नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है क्या, यस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं। कहाँ पर हैं, ध्यान दे बेटा। विनिंग फ्रॉम गेम शोज ऑन टीवी, डिविडेंड्स फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI, ये सब क्या है। इनकम टैक्स रिफंड, ये सब क्या है बेटा, ये क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले ये देख ले कि 5 हेड्स ऑफ इनकम में कौन कौन सी इनकम कहाँ पर आ रही है। अब फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट करता हूँ आपके लिए बेटा फटाफट से। इनकम फ्रॉम सैलरी हम कंप्यूट करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, कितनी सैलरी इनकम दी है उन्होंने, क्वेश्चन ने 7,500 पर मंथ इंटू 12 करिए, कितना आता है ये आएगा सर 90,000। ठीक है, अब उसमें से याद करिए बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 IA वाली कितनी मिला करती है, 50,000 की मिल जाया करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम कितनी हो गई, इनकम फ्रॉम सैलरी ये हो गई 40,000। नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम कितनी रिसीव हो रही है, 27,000 हो रही है। और GAV भी जो है क्वेश्चन ने प्रोवाइड करा दिया है हमें। तो ग्रॉस एनुअल इनकम कितनी है, 27,000। माइनस कर दीजिए म्युनिसिपल टैक्सेस, क्या निकल के आएगा, फिर आएगी हमारी NAV नेट एनुअल वैल्यू, कितनी हो गई 25,000। NAV में से कोई डिडक्शन जाती है क्या, आंसर इज यस। सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की, तो बेटा 30% ये रिड्यूस कर दीजिए, माइनस NAV माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 एट द रेट 30%, कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 25 3 75 7500।
कितना हो गया बेटा, ये हो गया 17,500। ठीक है, इसके बाद कौन सी हेड की इनकम आएगी, फिर आएगी बेटा पीजीबीपी। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी। नेट प्रॉफिट कितना दिया है वो ज़रा देखिए। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन ने प्रोवाइड कराया 4,40,400। अब उसमें हमें बेटा वो सारी आइटम ऐड कर देनी है जो डिसअलाउ हो गई है, यानी जिनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, और वो सारी लेस कर देनी है इनकम जो हमने दूसरे हेड में ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, और वो भी इनकम लेस कर देनी है जो टैक्सेबल नहीं होती। ठीक है, समझ गए, ये सब करेंगे अब। चलिए सबसे पहले हम बेटा करते हैं, इसमें ऐड करते हैं उन आइटम्स को जो इस हेड में नहीं आएंगी। आइए क्वेश्चन पर। म्युनिसिपल टैक्सेस देखिए बेटा, म्युनिसिपल टैक्सेस देखिए बेटा। म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी कि जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं 2000 के, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में दिखाया हुआ है। म्युनिसिपल टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये रहे बेटा 2,50,000, इसके अंदर से लेस कर दीजिए, उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी एसएससी को, तो यहाँ पर इन्हें ऐड कर दीजिए 2,000 रुपीज़। यहाँ पर आप लिख सकते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस रिलेटिंग टू रेजिडेंशियल हाउस। नेक्स्ट देखिए बेटा, और कोई एक्सपेंस है क्या, और एक्सपेंस। रेंट पेड इंक्लूड्स 30,000 पेड बाय चेक टुवर्ड्स अ रेंट फॉर हर रेजिडेंशियल हाउस। देखिए जो 30,000 का बेटा वो पे कर रही हैं रेंट, इसकी उन्हें डिडक्शन नहीं मिलेगी बेटा। ये जो रेंट है उनका बिजनेस से रिलेटेड है क्या, आंसर इज नो, तो इसे बेटा डिसअलाउ करिए। चलिए रेंट इसमें ऐड कर दीजिए, रेंट ऐड हो गया कितना, 30,000 का। ठीक है, कोई डिसअलाउंस होगी क्या, और कोई डिसअलाउंस नहीं होगी। चलिए अब उन आइटम्स की बात करते हैं जो रिड्यूस करनी है। अब लेस करते हैं बेटा, आइए। इनकम देखिए कौन कौन से रिड्यूस की जाएगी। कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस में कुछ इंक्लूड था क्या, नहीं, कुछ भी इंक्लूड नहीं था। इनकम टैक्स रिफंड हटाइए बेटा, इसे यहाँ से रिड्यूस करिए। इनकम टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, तो इनकम टैक्स रिफंड हटाइए यहाँ से, IT रिफंड कितना है बेटा, 5450। इंटरेस्ट भी रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI, ये भी हटाइए बेटा। डिविडेंड्स UTI का जो डिविडेंड है उसे भी हटाइए, कितना है 10,500, ये भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट विनिंग फ्रॉम गेम शोज TV, ये भी हटाइए बेटा 35,000 का। विनिंग्स जो है एसएससी की वो है 35,000 की। ठीक है बेटा, अदर इनकम ये है रेंट 27,000 का, इसे भी हटाइए। रेंट बेटा 27,000, इसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, इतने सारी आइटम्स रिड्यूस हो गई। अब देखते हैं कोई और एडजस्टमेंट है क्या। रेंट इंक्लूड, डेप्रिशिएशन की बात करते हैं बेटा। डेप्रिशिएशन ओपनिंग WDV कितनी है, 5 लाख, और एक्वायर्ड कितना किया उन्होंने, 2 लाख। 2 लाख ही एक्वायर्ड किए कब, 7 दिसंबर 2019। क्लिनिक इक्विपमेंट्स पे डेप्रिसिएशन का रेट क्या होता है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी में फॉल करते हैं। जनरल रेट प्लांट एंड मशीनरी का 15%, तो 15% लगा दीजिए। 5 लाख के ऊपर लगाइए 15%, कितना होगा डेप्रिसिएशन। नंबर 1 5 लाख, 15% लगाइए 5 लाख पर, कितना होगा, ये हो जाएगा सर 75,000। ठीक है, और जो अदर क्लिनिक इक्विपमेंट था वो बेटा पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज है, तो उस केस में अमाउंट कितनी है उसकी, 2 लाख। 2 लाख पे लगेगा बेटा 15% इंटू 50% रेट हो जाएगा, यानी 7.5% हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा 15,000। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और है क्या आइटम, देखिए। मेडिकल कंज्यूम, स्टाफ सैलरी, क्लिनिकल, रेंट पेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च को अमाउंट पे की गई है बेटा 1,50,000 की, और डिडक्शन ऑलरेडी ले चुकी हैं। तो जो साइंटिफिक रिसर्च होती है बेटा अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35, उन्हें कितने की डिडक्शन मिला करती है, 150% बेटा डिडक्शन मिला करती है। तो इस केस में 1,50,000 यानी 100% तो वो ले चुकी हैं, एक्स्ट्रा 50% की और डिडक्शन दे दीजिए। कितनी देंगे, 1,50,000 इंटू 50% कर दीजिए, ये हो गया बेटा 75,000। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च कंट्रीब्यूशन कर रही है बेटा वो,
तो उन्हें डिडक्शन 50% एक्स्ट्रा मिलेगी 75,000। ठीक है, समझ आ गया। टोटल जो ये कंप्यूट होके आया बेटा 2,29,450। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। हमारा पीजीबीपी हेड यहाँ पर ख़त्म हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए नंबर 1 कौन सा बेटा? इंटरेस्ट, जो हमने 80 का इंटरेस्ट लिया था वो आएगा बेटा 5450। सेकेंड विनिंग बेटा सर ये है 35,000, तो इसमें कितना ऐड कर दे बेटा 35,000? नो, जब हम टीडीएस के चैप्टर पढ़ेंगे बेटा तो हम वहाँ पर देखेंगे जो टीडीएस होता है एसएससी का उसका क्रेडिट उसे मिल जाया करता है। जो टीडीएस की अमाउंट है वो इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी। इनकम जो कंसिडर की जाएगी एसएससी की कितनी की जाएगी? यहाँ पर बेटा 50,000 की जाएगी, और जब हम इसे टैक्स निकाला करते हैं तो वहाँ पर 15,000 हम इसका क्रेडिट ले लिया करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली 35,000 ही आएगी एसएससी के हैंड में, लेकिन हमें दिखाना कैसे है? टीडीएस को ऐड करके दिखाना है। चलिए, और कोई इनकम है? यस, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम जो होती है बेटा वो एग्जेम्प्ट हो जाया करती है, तो आप उसे लिखेंगे तो लिखेंगे डिविडेंड कितना रिसीव हुआ था 10,500, और इसे बेटा 10,500 लिख देंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 35। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई एसएससी की बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम एसएससी की हो गई 3,37,400। अब याद करिए बेटा डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। देखिए कौन कौन सी डिडक्शन के बारे में बात की गई है। यहाँ पर कोई डिडक्शन है? नो। लोन की डिडक्शन ली है, लोन की डिडक्शन 80E, याद करें बेटा हायर एजुकेशन। दूसरा शीपेड 1 लाख ट्यूशन फी 80C में इसकी रिडक्शन मिल जाया करती है बेटा, और 28,000 की मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ये कहाँ मिलेगी? 80D में। ठीक है, तो डिडक्शन को रिड्यूस करिए फटाफट से। लेस अंडर सेक्शन 80C कितने हैं? 1 लाख। अंडर सेक्शन 80D ये कितने हैं बेटा? 28,000। नहीं सर 25,000 की मिला करती है इंडिविजुअल को। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, निरंजना जी कौन है? 60 ईयर्स की एज हैं और रेजिडेंट हैं, यानी वो क्या है? सीनियर सिटीजन है। तो सीनियर सिटीजन को बेटा 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है। तो इस केस में 28,000 एक्चुअल है तो वो मिलेंगे। अंडर सेक्शन 80E हायर एजुकेशन के लिए कोई लिमिट नहीं थी, जितना भी है इंटरेस्ट पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी 55,000। रिड्यूस कर दीजिए, और रिड्यूस करने के बाद जो टोटल इनकम आएगी वो कितनी आएगी? 1,54,400। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेरी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है मधुरिमा दुबे। सर मैं आपकी स्टूडेंट हूँ फ्री। चलो मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, क्वेरी पर आता हूँ। ओके, क्वेरी पूछ रही है मधुरिमा दुबे जी, मोटर कार का डेप्रिसिएशन समझ नहीं आया, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया है पुट टू यूज़, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? देखते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, अलाउबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार इज़ 15%। ये आपकी क्वेरी है कि ये 15% का रेट है और ये पूरा का पूरा क्यों चार्ज किया गया है। तो मिस पूर्वी एज 50 ईयर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेंटेन हर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, मिलता जुलता क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। परचेज ऑफ कार फॉर ऑफिशियल यूज़, 80,000 की इन्होंने कार परचेज की है, उसके रिगार्डिंग कोई भी डिटेल क्वेश्चन में नहीं प्रोवाइड कराई गई है। आप पूछ रहे हैं कि सर इसमें कार का कोई पीरियड तो मेंशन नहीं किया है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा 2 ऑप्शन है आपके पास। आप मोटर कार के डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग 2 अजम्पशन ले सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि मोटर कार जो है उसका पुट टू यूज़ 180 डेज़ या उससे ज़्यादा है। दूसरी आप अजम्पशन ले सकते हैं कि मोटर कार का जो पुट टू यूज़ है 180 डेज़ या उससे कम है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में डेप्रिसिएशन का रेट चेंज हो जाएगा। फर्स्ट केस में डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा मिलेगा, यानी 15% जो क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है, और सेकंड जो केस होगा उसमें बेटा 7.5% होगा। दोनों केसेस में आपका जो आंसर आएगा बेटा डिफरेंट आएगा। उस केस में आपको एक नोट स्पेसिफाई करना होगा कि अजम्पशन कौन सी आपने ली है, किस बेसिस पर ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। ठीक है, साथ ही एक बात और ध्यान देना, मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बोलता हूँ, जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं क्वेश्चन में, जैसे इसमें 6 यहाँ पर दी हुई हैं और 8, टोटल 8 एडजस्टमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 में।
आप इन 8 एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग नोट्स ऑफ अकाउंट में ज़रूर लिखेंगे कि आपने इनका एडजस्टमेंट क्या की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन जब भी आएगा बेटा एग्जाम में इनकम टैक्स का, ध्यान रखना केवल और केवल आपका वहाँ पर कैलकुलेशन चेक नहीं की जा रही कि आपने 2+2 4 किए हैं कि 5 किए हैं, आपने प्रोविजन क्या लगाया है, आपने कंसेप्ट क्या यूज़ किए हैं, इस बात को भी एग्जामिनर चेक करता है। तो आप जो है नोट्स में, अपने वर्किंग नोट्स में ज़रूर मेंशन करें इस बात को। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेरी की बात करते हैं। अभी तक तो जितनी भी क्वेरी आई हैं लड़कियां ही पूछ रही हैं। बचपन से सुनते आ रहे थे कि लड़कियां अच्छा पढ़ती है लड़कों के कंपैरेटिव, तो ये बात अब प्रूफ भी होती जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेरी की बात करते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की रिगार्डिंग पंकज शर्मा की। सर क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार करा दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं बेटा। अभी लड़कियों की बात चल रही थी, लड़की की क्वेरी आ गई। चलिए मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, ऐसा नहीं है लड़के भी पढ़ते हैं भाई, मैंने गलत सोचा। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर राजीव एज 50 ईयर्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रैक्टिसाइजिंग। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है इनका, ओपनिंग बैलेंस है, प्रोफेशनल सर्विस से फ़ी है, रेंट है, मोटर कार लोन है, स्टाफ सैलरी, बोनस, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव, हाउसिंग लोन, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर कार, मेडिकल इंश्योरेंस, कंप्यूटर, 50% ऑन रेजिडेंस, मोटर कार फॉर ऑफिशियल पर्सनल यूज़ 1/5। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 से बेटा मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसे हम कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया है उससे मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो अब आप इसे इजीली कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेरी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है दीप्ति मोहित सूरी रुद्र खुराना। अच्छा 3 स्टूडेंट की क्वेरी है। सर क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करना है समझ नहीं आ रहा, AMT क्या होता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा AMT, अब आपको होपफुली समझ आ गया होगा कंसेप्ट। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, कर लेते हैं इसमें है क्या। आइए क्वेश्चन नंबर 11 से फटाफट आइए, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल सेट अप एन यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द फाइनेंशियल ईयर 15-16 फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन। सेज यूनिट लगाई है बेटा, मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है और इन्होंने लगाई थी 15-16 फाइनेंशियल ईयर में। द यूनिट फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10AA, सेक्शन 10AA की सारी कंडीशन फुलफिल करती है यूनिट। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 ही हैज़ ऑल्सो सेट अप अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस याद करिए बेटा, सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस आ गया। इट फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 35AD, लोकेशन ने भी स्पेसिफाई कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस अमाउंट टू ₹75 लाख। कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वेयर हाउस के रिगार्डिंग एसएससी 75 लाख का, जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो है ₹10 लाख। द वेयर हाउस बिकम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19 एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ 75 लाख वॉज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑन दैट डेट। 75 लाख का जो एक्सपेंडिचर है उन्होंने कैपिटलाइज कर दिया है। रेलिवेंट डिटेल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 आर एज फॉलोज। जो रेलिवेंट डिटेल है 1920 की वो बता रखी है। प्रॉफिट ऑफ यूनिट लोकेटेड इन सेल्स में कितना है, 40 लाख का प्रॉफिट है। एक्सपोर्ट सेल्स कितनी है, 80 लाख। डोमेस्टिक सेल्स कितनी है, 20 लाख। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसिडरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD वो कितनी है बेटा, 1,05 लाख। कंप्यूट इनकम टैक्स including AMT under section 115JC payable by Mr. X for the assessment year 2021। चलिए करते हैं बेटा क्वेश्चन। चलिए बेटा लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर्स, राइट हैंड में अमाउंट, और यहाँ पे अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ PGBP। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बेटा प्रॉफिट्स लिखिए। प्रॉफिट्स फ्रॉम यूनिट इन सेल्स, जो सेल्स की यूनिट है उसके प्रॉफिट देखिए बेटा। क्वेश्चन ने कितने प्रोवाइड किए हैं सर, 40 लाख के प्रोवाइड करा रखे हैं, 40 लाख माइनस, अब इसमें से रिड्यूस करिए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, 10AA में बेटा डिडक्शन मिला करती है। ठीक है, तो कैसे मिला करती थी डिडक्शन, क्या प्रोविज़न हुआ करते थे सर, जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट होता है उसे प्रोपोर्शनेट कर दिया जाता है एक्सपोर्ट टर्नओवर में और टोटल टर्नओवर में, ये हमने पढ़ा था। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना दिया है, 40 लाख का दिया हुआ है, इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, क्वेश्चन ने एक्सपोर्ट टर्नओवर दिया है 80 लाख का, और टोटल टर्नओवर कितना है, टोटल तो नहीं दिया सर,
डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट दोनों को ऐड कर दो, टोटल आ गया कितना हो गया 100 लाख। ठीक है, यानी 80% कर दीजिए 40 लाख का, कितना आएगा, ये आएगा सर 32 लाख। ठीक है, अब 32 लाख रिड्यूस करने के बाद क्या अमाउंट आएगी, ये आएगी 8 लाख। ठीक है बेटा, 8 लाख का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं 35 AD के प्रॉफिट्स की। स्पेसिफाइड बिजनेस, इसे हम बोलेंगे बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस। कितने प्रॉफिट्स दिए हुए हैं स्पेसिफाइड बिजनेस के, स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट दिए हुए हैं सर 1 करोड़ 5 लाख। अब स्पेसिफाइड बिजनेस की डिडक्शन रिड्यूस करिए बेटा, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD कितनी रिड्यूस होगी बेटा, क्वेश्चन ने कितनी अमाउंट प्रोवाइड कराई है 75 लाख, जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है 10 लाख। तो लैंड पर बेटा डिडक्शन नहीं मिला करती 35 AD, तो कितनी अमाउंट हो गई 65 लाख हो गई। ठीक है, 65 लाख को रिड्यूस करेंगे 1 करोड़ 5 लाख में से, कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी सर 40 लाख। ठीक है बेटा, तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम हो गई इस केस में 48 लाख। मैं लिख देता हूँ GTI, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हुई, ये हो गई 48 लाख। ठीक है, समझ आ गया। अब फटाफट से इस पर टैक्स कंप्यूट कर दीजिए। कैसे करेंगे टैक्स कंप्यूट, सर टैक्स कंप्यूट करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि असेसी कौन है, असेसी है इंडिविजुअल। एज दी हुई है क्या, आंसर इज नो, कोई एज नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि ये 60 ईयर से कम है, तो 2,50,000 वाली स्लैब लग जाएगी। तो 48 लाख माइनस 10 लाख 38 लाख, उस पर लगाइए 30%, जो अमाउंट आएगी उसमें ऐड कर दीजिए 1,12,500। तो टैक्स जो बना वो उस केस में वो बनेगा 12,52,500। टैक्स कितना बना 12,52,500। ठीक है बेटा, अब इसमें 4% का सेस लगा दीजिए, तो सेस लगाएंगे कितना आएगा 50,100। तो टोटल टैक्स कितना बन गया इस केस में, ये बना सर 13,02,600। ये बन गया बेटा टोटल टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन। ठीक है बेटा, तो नॉर्मल प्रोविजन पर टैक्स कितना कंप्लीट होके आ रहा है 13,02,600, इतना आ गया। अब आती है बेटा बारी AMT की। AMT जो आज हमने सीखा उस पर अब कंप्यूट कर लेते हैं प्रॉफिट। कैसे करेंगे, देखिए पहले AMT एप्लीकेबल होता भी है असेसी पे या नहीं। क्या कंडीशन थी AMT एप्लीकेबल होने की, एक पर्सन जो अदर देन कंपनी हो और वो तीन में से कोई एक डिडक्शन क्लेम करता हो या तीनों करता हो। कौन कौन सी थी बेटा, चैप्टर 6A की जो हेडिंग C वाली डिडक्शन, 10AA की डिडक्शन और 35 AD की। तो इस केस में 2 डिडक्शन तो असेसी क्लेम कर रहा है। दूसरी कंडीशन और थी कि एडजस्टेड टोटल इनकम अगर असेसी की 20 लाख से एक्सीड कर जाती है तो उस केस में बेटा उस पर फिर AMT के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आइए बेटा एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं। असेसी की 20 लाख को एक्सीड करती है या नहीं, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई, वो डिडक्शन क्लेम कर ही रहा है 35 AD और 10AA में। ठीक है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे, क्या देखा था हमने वहाँ पर, हमने देखा था कि असेसी की जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम उसमें ऐड कर दीजिए क्या 3 तरह की डिडक्शन और नोशनल डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए। टोटल इनकम कितनी आई हमारी, असेसी की टोटल इनकम आ रही है बेटा 48 लाख, क्योंकि चैप्टर 6A की कोई डिडक्शन नहीं है इसलिए ग्रॉस टोटल इनकम ही क्या हो जाएगी, टोटल इनकम हो जाएगी। ठीक है, टोटल इनकम कितनी हो गई 48 लाख। अब इसमें ऐड कर दीजिए नंबर 1 चैप्टर 6A हेडिंग C की डिडक्शन, कोई है नो। 10AA की डिडक्शन है यस 32 लाख की है बेटा। ठीक है, प्लस 65 लाख की जो डिडक्शन है बेटा वो ऐड कर दीजिए। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं बेटा नोशनल डेप्रिसिएशन की, माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन। नोशनल डेप्रिसिएशन रिड्यूस करिए, तो देखिए बेटा असेसी ने परचेज क्या किया है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताया हुआ है कि एसएससी ने वेयर हाउस के रेस्पेक्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर करे हैं 75 लाख के। और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने प्रोवाइड नहीं की है बेटा, तो इस केस में जो वेयर हाउस है उसको बिल्डिंग ट्रीट कर लिया जाएगा। और बिल्डिंग पर जनरल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, 10% का, तो रिड्यूस कर दीजिए बेटा 10%, यानी 6,50,000 इसमें से रिड्यूस कर दीजिए। टोटल एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी आएगी, ये आएगी बेटा 1,38,50,000। ठीक है, ये क्या है, एडजस्टेड टोटल इनकम। समझ आ गया इतना बेटा। अब इस पर टैक्स कंप्यूट करना है, सिंपल। ज़रा टैक्स कंप्यूट कर दीजिए। कितना टैक्स इस पर कंप्यूट हुआ करता था सर, इसमें तो स्लैब लगाएंगे हम, नहीं, 18.5%। याद करिए बेटा 18.5%। AMT कंप्यूट कर रहे हैं अब हम, AMT कंप्यूट करेंगे तो 18.5% कंप्यूट करिए इसका। 18.5% कितना आएगा, 1,38,50,000 का, ये आएगा सर 25,62,250। ठीक है बेटा। क्या सरचार्ज भी लगेगा क्या, आंसर इज यस, सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज कितने % का लगेगा, तो याद करिए बेटा सरचार्ज के प्रोविजन जहां पर एसएससी की इनकम जो है 1 करोड़ से एक्सीड करके अप टू 2 करोड़ तक रहा करती थी, उसमें सरचार्ज कितना होता था बेटा, 15% हुआ करता था। ठीक है, तो 15% कर दीजिए। तो 15% जो आप कंप्यूट करेंगे बेटा टैक्स अमाउंट का करेंगे, कभी एडजस्टेड टोटल इनकम का कर दो 15%। ठीक है, समझ आ गया। 15% कितना होगा इसका, ये हो जाएगा बेटा 3,84,338। ये राउंड ऑफ करके यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है बेटा। अब लगाइए सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। वो कितना लगेगा, सेस आएगा सर 1,17,863। सेस किस पर लगा, सरचार्ज प्लस टैक्स दोनों पर। ठीक है, तो टोटल टैक्स कितना हो गया बेटा, टोटल टैक्स इस केस में हो गया 30,64,450। ये टोटल टैक्स हो गया बेटा। ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन में कितना टैक्स पे कर रहे थे, 13,02,600। AMT में कितना टैक्स पे कर रहे हैं, 30,64,450। तो कुछ याद आ रहा है बेटा, AMT क्रेडिट के प्रोविजन कितना क्रेडिट मिल जाएगा यहाँ पर एसएससी को, 30,64,450 में से माइनस कर दीजिए क्या, 13,02,600। कितना बचा, ये बचा सर 17,61,850। ये बेटा क्रेडिट मिल गया एसएससी को AMT का। अब इस क्रेडिट को वो बेटा कैरी फॉरवर्ड कर सकता है 15 सालों के लिए। इन केस एसएससी जो है बेटा नॉर्मल टैक्सेशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हायर टैक्स पे करता है AMT से, तब इस टैक्स का वो क्रेडिट ले लेगा। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर बेटा जितनी भी हमारी क्वेरीज थी वो हमने समझी, साथ ही हमने जो ग्रॉस टोटल इनकम का कंसेप्ट था बेटा वो भी समझ लिया। बेसिकली अभी तक आपने जो थ्योरेटिकल पार्ट किया था इसमें जो है अप्लाई करना है आपको जो भी आपने सीखा है ग्रॉस टोटल इनकम को कंप्यूट करने में। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक जो है बेटा हमने कवर कर लिया। अब हमारे 2 चैप्टर बचे हुए हैं, TDS और TCS, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और लास्ट हमारा बचेगा फाइलिंग ऑफ रिटर्न का। ये इंटरमीडिएट लेवल का हमारा कोर्स यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर से रिलेटेड बेटा जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है बेटा जो आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी टैक्स कैसे कंप्यूट करना है, डिफरेंट हेड्स की जो इनकम होती है उसे कैसे बेटा प्रेजेंट किया जाता है, कैसे जो है इनकम पर टैक्स निकाला जाता है, ये सारी बातें जो हैं आप इस चैप्टर में सीख जाएंगे अच्छे से। तो प्रैक्टिस करिए। तो बेटा बस आज की क्लास में इतना ही। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इन केस अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो बेटा टेलीग्राम भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो नंबर है वो है बेटा 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।